फिन एजुकेशन विद संतोष में हम निफ्टी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मार्केट ओवरऑल निफ्टी 50 को देखें तो कहीं नहीं जा रहा है। जो मार्केट में एक करेक्शन हुआ था अभी 2 दिन पहले, वो करेक्शन थोड़ा रुका हुआ है और मार्केट थोड़ा स्थिर होने की कोशिश कर रहा है, राइट। कल हमारे मिड कैप में भी अच्छी रिकवरी दिखी। आज भी फर्स्ट हाफ तक मिड कैप में रिकवरी थी। एट द एंड थोड़ा वो रिकवरी मिड कैप और स्कॉर में थोड़ी धीमी पड़ गई है, ठीक है। तो देखते हैं। और देखिए आज हमने एक शॉर्ट्स में एक स्टॉक डिस्कस किया था, ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। तो ये स्टॉक एज पर माई एनालिसिस देखें तो स्टॉक एक फेयर वैल्यू पे नहीं है, ठीक है। ये लगभग 2200 की प्राइस पे गया था और फिर वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी की है इस स्टॉक ने, सॉरी अच्छी खासी करेक्शन दिया है इसने, और अभी भी ये एक फेयर वैल्यू पे नहीं है, राइट। देखिए इस ओलेक्ट्रा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो स्टॉक है, इसके बिजनेस मॉडल लेके तो ये क्या करते हैं, बेसिकली एक क्या जो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर वो बनाती है। तो इंसुलेटर बनाती है और एक इलेक्ट्रिक बस बनाती है। तो इंसुलेटर का नॉर्मल लाइफ में क्या यूज है, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर कंपनियां हैं जो बिजली सप्लाई देती हैं, उनमें ये यूज होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, और ये इसका अभी देखिए स्टॉक पी देखें तो ये बहुत ही हाई पी पे है, ठीक है। तो अभी इस स्टॉक में अच्छी खासी, यदि किसी को स्टॉक देखना है तो इसमें अभी वेट करना चाहिए और एक जब फेयर वैल्यू पे आ जाए, ठीक है। अभी स्टॉक जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वहाँ से हमको लगता है कि लगभग इसको 30-40% और करेक्ट हो, फिर एक फेयर वैल्यू पे आएगा, राइट। वैसे इसकी एनालिसिस हमने एक शॉर्ट वीडियो में अपने डाली, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इस ओपन पे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। और ओवरऑल देखिए हमारी जो निफ्टी है ना, निफ्टी कहीं नहीं जा रही है, ये बस 1-2 दिन स्थिर होने की कोशिश कर रही है। इसको एक आगे का मोमेंटम के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत है और इसको फोर्स वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रही है, यानी कमिंग डे में कैसा परफॉर्म कर सकती है, राइट। और एक और बड़ी प्रॉब्लम जो सामने निकल के आ रही है कि हमारी जो बैंक्स, ठीक है, उनके पास डिपॉजिट नहीं है, ठीक है। उनको लगभग 1.5 लाख की डिपॉजिट की कमी है, इस महीने पड़ गई है, ठीक है। उनको इतने पैसे की कमी पड़ी है क्योंकि उनको लोन बांटना है और लोन बांटने के लिए उनके पास पैसे नहीं हो रहे हैं। तो देखिए जो हमारे डिपॉजिट्स हैं, तो लोग एक ऐसे समझ के देखिए ना कि वो बैंक में पैसे क्यों जमा करेंगे, राइट, ठीक है। आप सेविंग्स पे 3% के एनुअल इंटरेस्ट देते हो और कोई एफडी करता है तो हार्डली वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, राइट। तो फिर लोग क्यों रखेंगे। तो बैंकों ने क्या किया है कि उस पर एफडी की थोड़ी सी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। तो देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे, क्या और लोग इंटरेस्ट रेट क्या कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट को घटा रहे हैं। जब हमारी बैंक अपनी एफडीज पे इंटरेस्ट बढ़ाएंगी तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए सोचना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं कैसा होता है। और और बेसिकली हम देखें ना तो हमारा जो मिडिल क्लास है ना, उनके पास पैसे ही नहीं है। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर सकें। उनकी बस ज़रूरतें पूरी हो रही तो वो बैंक में डिपॉजिट कहाँ से करेंगे। जब हमारे मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं होंगे तो वो डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, और जब वो डिपॉजिट नहीं करेंगे तो बैंक को कैश की प्रॉब्लम तो होनी ही है, राइट। तो अब इसका क्या सोल्यूशन होगा, लॉन्ग टाइम पर कैश का इफेक्ट पड़ेगा ये तो देखना होगा, क्योंकि बैंक के पास यदि डिपॉजिट नहीं आएंगे तो उनको लोन ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी, और जब उनको लोन ग्रोथ नहीं होगी तो आगे का जो उनकी ग्रोथ होगी वो इससे इम्पैक्टेड होगी। तो हमारे आरबीआई को इस पर पॉलिसी कैसे बनानी पड़ेगी वो देखने वाला सब्जेक्ट होगा, उसका प्रभाव बैंकिंग सेक्टर पे जरूर पड़ेगा, ठीक है। और एक और बड़ी न्यूज़ ये है कि हमारी जो डायरेक्ट कलेक्शन टैक्स का है, ठीक है, वो पिछले साल की अवधि के कंपैरिजन में 2025 में वो बढ़ के आई है। तो सरकार तो दावा कर रही है कि वो जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ के आई है, लेकिन अब हाँ, ये बात तो सही है कि पिछले
फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में ये साल बढ़ के आई है, लेकिन कितना बढ़ के आई है, ठीक है। तो वो जो उसका इंक्रीज परसेंट है वो लगभग 1.45% के आसपास है, राइट। तो अगर आप एक साल में 1% और 2% का ग्रोथ दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेशन तो हमारा 6% है। यदि आदमी इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग भी ग्रोथ करे तो वो भी उसको एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखानी चाहिए थी। तो टैक्स कलेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है या 1% का ग्रोथ ये डिसाइड कर रहा है कि ओवरऑल जो इकॉनमी है वो थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है और उसको एक फोर्स की ज़रूरत है। देखिए, हम बार बार इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप जब एक पब्लिक के पास पैसे नहीं होंगे, मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं होंगे, कंज्यूमर्स के पास बेसिकली यदि पैसे नहीं होंगे तो वो खर्च नहीं करेगा। यदि वो खर्च नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलेगा, राइट। तो 1% का ग्रोथ एक सोचने वाली बात है कि सरकार की जो टैक्स कलेक्शन है इसमें एक ग्रोथ तभी आएगी जब हमारे कंज्यूमर्स के हाथ में पैसे आएंगे, ठीक है। और कल हमारी एक कंपनी एसीएल टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आया है, ठीक है। और उस एसीएल टेक्नोलॉजी का भी ग्रोथ क्या है, सिर्फ 1% की ग्रोथ है, ठीक है। यदि हम उसकी फेयर वैल्यू की बात करें तो ये इसका फेयर अभी लगभग स्टॉक 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एज पर माई एनालिसिस इसकी फेयर वैल्यू तब होगी जब इसमें थोड़ी सी करेक्शन और दिखाई दे। ये देखिए, स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से यदि हम बात करें तो किसी को बाई करनी थी तो उसे जून या मई के महीने में आसपास आप जाके देखिएगा कि मई के महीने में उसमें क्या ट्रेड कर रहा था। वो जो प्राइस थी उस समय की, वो प्राइस फेयर वैल्यू थी। उस प्राइस को कोई खरीदता आज 4-5-6 महीने पहले तो आज उसको एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकता था। आज इस टॉप पे हमको नहीं लगता है कि किसी को इस यहाँ पे इस स्टॉक को खरीदने, मतलब आप देख सकते हैं इन्वेस्टर्स को अपने मन से अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन एज पर माई व्यू ये अभी सही टाइम नहीं है इस स्टॉक को खरीदने का। हम खरीदने ऐसा तो हम मतलब डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, हमको तो अथॉरिटी नहीं है बोलने की, फिर भी अभी एक फेयर वैल्यू पे नहीं है। इसमें थोड़ी और करेक्शन है, जब ये मई या जून महीने में जो प्राइस ट्रेड कर रहा है उस प्राइस पे आए फिर इस स्टॉक को हम देख सकते हैं और इस पर एक एनालिसिस हम अपनी बना सकते हैं, ठीक है। और एक और बड़ी न्यूज़ सामने जो निकल के आई थी वो कि हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को समन दिया है कि आप माफ़ी मांगो। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस ये एक इमर्जिंग इकॉनमी, इस पे किसी भी मतलब किसी भी बाहरी का फोर्स इस पे या कोई कमिटमेंट इस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है एट वर्ल्ड लेवल, ठीक है। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक पॉडकास्ट में बोला था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है 2024 में चेंज हो गई है, ठीक है। तो उन्होंने ये रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था जिस पे आईटी मिनिस्टर ने अप्रोच किया, उनको समन दिया और इस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया है जुकरबर्ग ने, ठीक है। तो इससे देखिए एक चीज़ तो पता चलती है कि हमें अपने जो है कि हम इमर्जिंग अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और जुकरबर्ग क्या है, वो अमेरिकन्स हैं। तो ये पावर्स नहीं है ना कि अब कोई भी एक डेवलप्ड कंट्री किसी को डोमिनेट कर सकती है कि आपके जो मन किया आप वो बोल दिए और कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री या इमर्जिंग या अंडर इमर्जिंग कंट्री उसको सह लगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो बार बार यही बोलते हैं टैरिफ हम इंक्रीज करेंगे, हम ये इम्पोज करेंगे। तो ये सब बातें का उनके लेवल पे तो सही होती है, लेकिन हमारे लिए क्या सही है इसको हम देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से हमारे मिनिस्टर जी ने जो अपोज किया है, समन भेजा, बहुत अच्छा किया है और इस पर जुकरबर्ग को माफ़ी भी मांगनी पड़ी, राइट। तो ठीक है, चलिए वहीं तो कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। और देखिए, अगर हम 1 मिनट फिर से बात करना चाहेंगे एसीएल टेक्नोलॉजी पे, ये स्टॉक जो अभी 1800 के पे ट्रेड कर रहा है, यदि ये 1800 का जो इसकी प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, इस लेवल को मेंटेन करने के लिए एज पर माई एनालिसिस इस कंपनी को लगभग 10% की एनुअलाइज ग्रोथ करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो एनुअलाइज ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो लगभग 6 या 7% के आसपास आ रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये लगभग 1.5% 1% का ग्रोथ है। तो या तो कंपनी अपनी ईपीएस को इंक्रीज करे, ठीक है, अपनी ईपीएस को कंपनी बढ़ाए, ग्रोथ को बढ़ाए और 10% का
जो 10% का टारगेट है, मतलब 10% को रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन द CMP ऑफ 1800। तो 1800 का प्राइस को मेंटेन करने के लिए उसको 10% की ग्रोथ दिखानी होगी, तभी 1800 पर सस्टेन कर पाएगी। अदरवाइज क्या करेगी, ये प्राइस अपने फेयर वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या होता है कि क्या यदि HCL टेक्नोलॉजी 10% का ग्रोथ दिखा पाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है, तब तो इस प्राइस को 1800 या 1800 पे जो भी ट्रेड कर इसको सस्टेन कर पाएगी। अदरवाइज यहाँ से प्राइस को नीचे अपने फेयर वैल्यू पे जाना होगा, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ से लगभग बहुत अभी 25-30% की और करेक्शन दे तो एक फेयर वैल्यू में जा सकती है। तो यदि मुझे इन्वेस्ट करना होगा फॉर द लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 2-3 ईयर्स के लिए या मोर देन 1 ईयर्स, तो हम वेट करेंगे कि कम से कम प्राइस अपने एक फेयर वैल्यू पे जाए, 1800 से करीब 30% के आसपास करेक्ट हो, उसके बाद फिर हम इस पर अपनी एक रिव्यू बना सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, फिर मिलते हैं कल फिर एजुकेशन बेस्ड संतोष में एक निफ्टी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए चलिए फिर कल मिलते हैं और थैंक यू।